चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस रोज मैं मकरंद के साथ बगानपुर जाने के लिए निकला। काम के सिलसिले में सुबह 7 बजे वाली हमने ट्रेन पकड़ी और शाम के करीब 14 स्टेशन उतर गए। अब यहाँ से बगानपुर के लिए कोई सवारी लेनी थी। पास ही के बस स्टॉप से बगानपुर के लिए बस भी मिल गई, पर बस रास्ते में काफ़ी जगह बंद पड़ी, जिस वजह से जब हम बस से उतरे तब तक आसमान के तारे उभर आए थे। बस से उतरने के बाद अब यहाँ से महज 20 मिनट का ही रास्ता बचा था। 8 तो बज चुके थे और भूख भी लग ही गई थी। मकरंद भी कहने लगा, यार पहले कुछ पेट पूजा कर लेते हैं फिर चलेंगे। वहीं सड़क के बगल में एक छोटा सा ढाबा था। फिर जब मैं मकरंद के साथ उस ढाबे में पहुंचा, अभी हम वहां पर बैठे ही थे कि एक लड़का हमारे पास आया और बोला, क्या खाएंगे भैया। फिर जब मेरी नज़र उस लड़के पर पड़ी तो मैंने पाया कि उस लड़के का एक ही हाथ है। मैं इससे पहले कुछ बोलता कि मकरंद बोला, क्या कड़ी चावल मिल जाएंगे। इस पर वो लड़का बोला, हाँ कड़ी क्या, पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन सब कुछ मिलता है यहाँ पर। तभी इस पर मकरंद मुस्कुराते हुए बोला, अरे पिज़्ज़ा बर्गर फिर कभी खा लेंगे, अभी तो सिर्फ 2 प्लेट गर्मा गर्म कड़ी चावल ही खिला दो। फिर वो लड़का ऑर्डर लेकर चला गया और फिर कुछ देर के बाद वो लड़का एक और लड़के के साथ आया। मैं ये देखकर सोच में पड़ गया था कि आखिर इस दूसरे लड़के का भी एक ही हाथ क्यों नहीं है। फिर जब मैंने उस लड़के से पूछा, बेटा ये तुम दोनों के हाथों के साथ क्या हुआ, तो इस पर वो दोनों खाना रखकर बिना कुछ बोले ही चले गए। इधर मकरंद चुपचाप कड़ी चावल खाने में बिजी हो गया और मैं अभी भी उन दोनों लड़कों के बारे में ही सोचे जा रहा था। फिर खाना खाने के बाद जब मैं ढाबे वाले के पैसे देने गया तो उस ढाबे वाले का भी एक हाथ गायब था। मैं अभी उस ढाबे वाले से उसके एक हाथ के बारे में पूछने ही वाला था कि मकरंद ने मेरा हाथ पकड़ते हुए चुपचाप रहने का इशारा किया और ढाबे वाले को पैसे देकर मकरंद मुझे खींचते हुए ढाबे के बाहर ले आया। ढाबे के बाहर आते ही मकरंद थोड़ा गर्माते हुए बोला, यार तेरा दिमाग तो खराब नहीं है, बेमतलब के दूसरों के फटे में क्यों घुसना चाहता है, चल रिक्शा लेकर निकलते हैं यहाँ से। मकरंद को गुस्से में देखकर मैं भी चुप हो गया और आगे के लिए रिक्शा तलाशने लगा। फिर तभी मकरंद को एक रिक्शे वाला दिखा और उसने उस रिक्शे वाले को आवाज़ देते हुए कहा, अरे ओ रिक्शे वाले भैया, पीपला गांव चलोगे क्या। इस पर वो रिक्शे वाला बोला, हाँ भाई साहब क्यों नहीं चलेंगे। उस रिक्शे वाले के इतना कहते ही मैं और मकरंद उसके पास गए और उससे पूछा, कितना भाड़ा लोगे। इस पर उसने कहा, 200 रुपये। 200 रुपये भाड़ा सुनकर तो हम दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी मकरंद ने थोड़े ताव में बोला, अरे भाई साहब तुम्हारा दिमाग खिसक गया है क्या, जो 10 मिनट के रास्ते के लिए 200 रुपये भाड़ा मांग रहे हो। इस पर वो रिक्शे वाला मकरंद को बीच में टोकते बोला, अरे आपसे किसने कह दिया कि पीपला गांव यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर है। यहाँ से कम 45 से 50 मिनट का रास्ता है पीपला गांव का, वो भी रिक्शे से। इस पर मकरंद बोला, लगता है तुम्हारा भी शहरी ऑटो ड्राइवर वाला हाल है, जो पैसे ऐंठने के चक्कर में सवारियों को घुमा घुमा के ले जाते हैं। इस पर रिक्शे वाला बोला, अरे भाई साहब सही में पीपला गांव 45 से 50 मिनट दूर है यहाँ से, यकीन नहीं आता तो किसी से भी पूछ लो, पता चल जाएगा। इस पर मकरंद ने अपना फ़ोन निकाला और फ़ोन पर गूगल मैप दिखाते हुए बोला, फिर ये कौन सा रास्ता है जो पीपलापुर 10 मिनट की दूरी पर बता रहा है। उस रिक्शे वाले ने गूगल मैप पर वो रास्ता देखते हुए कहा, भाई साहब इस रास्ते से तो सिर्फ जगमोहन भैया ही आपको सही सलामत पीपला गांव पहुंचा सकते हैं, उनके अलावा कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरता, अभी तो रात भी हो गई है। उस रिक्शे वाले की बात सुनकर जहां मुझे अजीब लग रहा था तो वहीं मकरंद को लग रहा था कि वो रिक्शे वाला हमें डराने की कोशिश कर रहा है ताकि वो हमसे मनमाना भाड़ा वसूल सके। तभी मकरंद ने उस रिक्शे वाले को फटकारते हुए कहा, ये जो तुम्हारा अपना उल्लू सीधा करने का तरीका है ना, मैं खूब अच्छे से जानता हूँ। और ये बोलकर मकरंद उस रिक्शे वाले को छोड़कर दूसरे रिक्शे वाले को खोजने लगा, पर उस रास्ते से कोई रिक्शे वाला जाने को तैयार ही नहीं हुआ और अब रात के 9 बज चुके थे। तभी एक रिक्शे वाला दिखा जो पेड़ के अपने रिक्शे पर बैठे बीड़ी फूंक रहा था। फिर जब मैंने उस रिक्शे वाले के पास जाकर कहा, भैया वो पीपला गांव चलोगे क्या, तो इस पर वो बोला, चलो बैठो। इतने में मकरंद भी आ गया और बोला, भाड़ा कितना लोगे। इस पर वो रिक्शे वाला अपनी बीड़ी बुझाते बोला, जो सही लगे दे देना। रिक्शे वाले के इतना कहते ही हम दोनों रिक्शे पर बैठ गए। रिक्शे में बैठते रिक्शे वाले ने पैडल मारना शुरू किया और हम निकल गए पीपला गांव की ओर। कुछ आगे जाते ही उस रिक्शे वाले ने
अपने रिक्शे को उसी रास्ते पर मोड़ दिया जिस पर जाने से बाकी रिक्शे वाले मना कर रहे थे। जिस पर मकरंद ने उस रिक्शे वाले भैया से कहा भी, अरे भैया, इस रास्ते से जाने के लिए तो कोई रिक्शे वाला तैयार ही नहीं था, फिर आप कैसे बिना कहे इस रास्ते से ले जा रहे हो। इस पर उस रिक्शे वाले ने कुछ नहीं कहा और रिक्शे की पैडल मारता रहा। मकरंद भी चुप हो गया। तभी उस रास्ते के किनारे एक औरत बैठी हुई दिखी और उस औरत के नजर आते ही रिक्शे वाला जो पहले बड़े आराम से रिक्शे को खींच रहा था, अब उसने अचानक ही रफ्तार पकड़ ली। तभी मकरंद ने रिक्शे वाले को कहा, अरे भैया, आराम से चलो, कोई जल्दी नहीं है। मकरंद के इतना कहते ही उस रिक्शे वाले ने कहा, जरा पीछे देखो। रिक्शे वाले के इतना कहते ही जब मैंने और मकरंद ने रिक्शे के पीछे देखा तो हमने पाया कि वही औरत हमारे रिक्शे के पीछे पीछे आ रही थी। फिर जब हमने उस औरत का चेहरा देखा तो हमें समझ में आ गया था कि आखिर क्यों वो सारे रिक्शे वाले उस रास्ते से आना नहीं चाहते थे, क्योंकि उस औरत के डरावने चेहरे को देखकर जहां एक और हमारा दिल बैठा जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ रिक्शे वाला रिक्शे को भगाने में अपनी पूरी जान झोंक चुका था। तभी कुछ आगे जाने के बाद उस रिक्शे वाले ने अचानक ही रिक्शा रोक दिया। रिक्शे के रुकते ही वो औरत जो हमारे रिक्शे के पीछे आ रही थी, वो अचानक उस रात के अंधेरे में कहीं गायब हो गई। हालांकि अभी भी हमारा दिल जोरों से धड़क रहा था। फिर जब अपनी निगाहें रिक्शे वाले की तरफ घुमाई तो हमने पाया कि दो औरतें रिक्शे का हैंडल पकड़े खड़ी हैं और रिक्शे वाला सीट पर बैठे हुए ऐसे फड़फड़ा रहा था मानो उसने नंगी बिजली की तार पकड़ ली हो। रिक्शे वाले को फड़फड़ाते देख हमारे भी हाथ पर कपकपाने लगे थे। उस वक्त किसी को भी पता नहीं था कि अब क्या होगा। तभी उस रिक्शे वाले ने अपने दोनों कान हाथ से बंद कर लिए और साथ ही हमें भी वैसा ही करने का इशारा किया। उसका इशारा समझते ही मैंने भी अपने कानों पर हाथ रख लिया। कानों पर हाथ रखते ही वो दोनों औरतें इतनी जोर से चीखी कि कुछ देर के लिए मेरा सर चकराने लगा। फिर जब मेरा सर चकराना बंद हुआ तो मैंने पाया कि रिक्शे वाला रिक्शे के नीचे गिरा पड़ा है, पर मकरंद मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि मुझे वो दो औरतें भी नजर नहीं आ रही थी। मैं रिक्शे से उतरा और रिक्शे वाले को सहारा देते उठाया, पर रिक्शे वाला अभी भी बेहोश था। उसके कान से खून निकल रहा था और मुझे कुछ सोच भी नहीं रहा था। उस सुनसान रास्ते पर गहरी खामोशी और उस अंधेरे में सिवाय डर और खौफ के कुछ और नजर ही नहीं आ रहा था। तभी उस रिक्शे वाले को होश आ गया। रिक्शे वाला होश में आते ही अपने आसपास देखा और झट से रिक्शे में बैठते बोला, चलो निकले यहाँ से। पर मैं बिना मकरंद के कैसे जा सकता था। रिक्शे वाले को मैंने कहा, भैया, मेरा दोस्त कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इस पर वो बोला, उसे वो दोनों ले गई हैं, अब उसका आना मुश्किल है, तुम अपनी जान बचाओ। पर मैं नहीं माना। मैंने उस रिक्शे वाले के हाथ जोड़ते कहा, भैया, मैं उसे मुश्किल में छोड़कर नहीं जा सकता। अगर आप किसी तरह की मदद कर सकते हैं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे आंसू और मेरे बिलखते चेहरे को देखकर वो रिक्शे वाला बोला, अगर तुम अपने दोस्त को खोजने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि तुम्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ जाए, इसलिए एक बार फिर सोच लो। इस पर मैंने कहा, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, आप बताओ मैं अपने दोस्त को कैसे ढूंढूं। तभी उस रिक्शे वाले ने गहरी सांस ली और मुझसे कहा, तो सुनो, यहाँ से कुछ आगे जाने पर तुम्हें एक पेड़ पर झूला नजर आएगा जो अपने आप ही झूल रहा होगा। तुम्हें उस झूले के पास जाकर 3 बार पूछना है, मेरा दोस्त कहाँ पर है, और जैसे वो झूला रुकेगा तुम्हें पीछे से आवाज आएगी, पीछे मुड़ो, पर चाहे जो भी हो जाए पीछे मत मुड़ना, और तुम फिर से वही सवाल दोहराना। इस पर वो तुम्हें कुछ छोड़कर जाने के लिए कहेगी, जिसके जवाब में तुम्हें कहना है जो चाहिए ले लो, और इतना कहते ही तुम्हें वो तुम्हारे दोस्त के बारे में बताएगी। उसकी बात खत्म होने से पहले ही तुम बिना पीछे पलटे वहां से भाग जाना और सीधे सोसा चौक पर मिलना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। रिक्शे वाला इतना बोलकर वहां से चला गया और मैं उस झूलते झूले को ढूंढने के लिए आगे बढ़ गया। कुछ आगे जाते ही वो झूलता हुआ झूला नजर आ गया। उस खाली झूले को अपने आप झूलते देखकर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपना मुंह खोलूं, पर मैं लड़खड़ाती जुबान में ही बोला, वो मेरा दोस्त कहाँ है। मेरे इतना बोलते ही वो झूला और ज्यादा तेज हो गया, और जब मैंने वही बात दोबारा दोहराई तो वो झूला एकदम से ठहर गया। फिर मैं 2 कदम पीछे हटते हुए तीसरी बार बोला, मेरा दोस्त कहाँ पर है। मेरे इतना कहते ही मेरे पीछे से एक आवाज आई। वो आवाज इतनी भयानक थी कि अगर कोई कमजोर दिल वाला आदमी सुन ले तो वहीं मर जाए। मेरे थरथराते हाथ पैर और माथे से चूता पसीना यही संकेत दे रहे थे कि मेरी मौत पीछे खड़ी है, पर अभी भी मैं अपने पांव पर खड़ा था। मैंने बिना पलटे चौथी बार बोला, वो मेरा दोस्त कहाँ पर है।
इस पर उसने कहा, बदले में क्या छोड़ेगा? मैंने तुरंत ही जवाब देते हुए कहा, जो तुम चाहो। मेरे इतना कहते ही उसने मुझसे कहा, यहाँ से कुछ दूरी पर एक आरा मील है, वहीं है तुम्हारा दोस्त। अभी वो आगे कुछ बता ही रही थी, पर मैंने उसकी बात खत्म होने से पहले ही वहां से एक तेज दौड़ लगा दी और भागते उस चौराहे पर पहुंच गया जहां रिक्शे वाला मेरा इंतजार कर रहा था। उसके पास पहुंचते ही मैंने उसे सारी बात बता दी। सारी बातें बताने के बाद मैं उस रिक्शे वाले के साथ उस आरा मील पहुंचा और हम दोनों मकरंद को आवाज लगाने लगे, पर मकरंद का कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा था। तभी वो रिक्शे वाला उस आरा मील के अंदर चला गया। रिक्शे वाला अंदर जाते ही एकदम से जोर से चीखा और जब उसकी चीख सुनकर मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि मकरंद उस आरा मील के कटर पर बेहोश पड़ा है। वहां आसपास खून और मांस के चितड़े फैले हुए थे जिनसे बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। हम दोनों ने तुरंत ही मकरंद को उठाया और रिक्शे में बैठाकर वहां से सरपट भागे। उस रास्ते से बाहर निकलते ही मकरंद को भी होश आ गया, पर वो मुझे पहचान नहीं पा रहा था। उसके बाद जब हम उसे अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर की जांच में पता चला कि मकरंद अपना दिमागी संतुलन खो चुका है, जिसकी वजह से उसे पागल खाने में भर्ती करना पड़ा। फिर वहीं बीतते वक्त के साथ मेरा एक हाथ सूखने लगा। तमाम इलाजों के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा और तकरीबन 13 महीने बाद उस हाथ को काट कर अलग ही करना पड़ा। दोस्तों, बाद में मुझे पता चला कि बदले में उस चुड़ैल ने मेरा एक हाथ लिया था। अगर मैं उसकी पूरी बात सुन लेता तो मेरे दोनों ही हाथ चले जाते, पर उसके बाद मैं कभी भी उस पीपला गांव के उस रास्ते से कभी नहीं गुजरा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।